Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Diversity and Discrimination, and under this chapter we were discussing the story of Dr. Bhimrao Ambedkar, what he faced, what he experienced at the age of 9, what kind of caste inequality he was facing, and through this story he wants to tell the plight of the community to which he belonged, the Mahar community. So they were considered untouchables, and we have discussed all these things. And now I will just repeat the story. जहाँ तक हम लोगों ने कर चुका था वहाँ तक को मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि क्या हुआ था कि अम्बेडकर 9 साल के थे, है ना, and the year was 1901 and he was with his brothers and cousins. He was going to meet his father who was living in Koregaon, that is in Maharashtra today. तो जब वो जा रहे थे तो वो ट्रेन से उन्होंने जर्नी किया और प्लेटफॉर्म पे उतरे. अब प्लेटफॉर्म पे जब वो उतर रहे हैं तो अब यहाँ से उनको अपने प्रॉपर उस प्लेस पे जाना है जहाँ पे उनके फादर रहते हैं, दैट इज़ कोरेगांव. तो अब दे वर वेटिंग फॉर देयर फादर कि या तो फादर खुद आएंगे. अम्बेडकर जो हैं वो अपने फादर के लिए वेट कर रहे थे कि या तो फादर खुद आएंगे या फिर वो किसी सर्वेंट को भेजेंगे, है ना. बट क्या हुआ कि कोई भी नहीं आया एंड जो बच्चे थे वो बिल्कुल अकेले प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए थे. फिर क्या हुआ कि जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वो इस तरह से अकेले पड़े हुए हैं, तो भाई क्या बात है. वो गए, उनसे बातचीत किया उन्होंने और उनसे पूछा कि वो क्यों यहाँ पर हैं, क्या बात है. तो बच्चों ने जो भी प्रॉब्लम थी वो बताया बच्चों ने, है ना. तो फिर क्या हुआ कि तभी जिस तरह से बच्चों का जो पहनने का तरीका था, बातचीत करने का तरीका था, उसको देख करके मतलब नो वन कैन थिंक कि वो बच्चे जो हैं वो एक दलित कम्युनिटी, एक अनटचेबल कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं. और उस समय का जो हमारा सोसाइटी था वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंजर्वेटिव सोसाइटी था. जो इस तरह के नियम होते हैं सोसाइटीज़ के कि वो अछूत है और उसे टच नहीं होना, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे ये सारे रूल्स. तो लोग उसको फॉलो करते थे, कम्प्लीटली फॉलो करते थे. तो उस तरह के सिचुएशन में डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो गए. मतलब जब वो थे तो उनको देखने से मतलब ये इसलिए इस बात को कहा गया है कि ये जो कंडीशन थी इस तरह की कम्युनिटीज़ की जिनको हम अनटचेबल कह रहे हैं, उनकी कंडीशन ऐसी थी कि दे वर नॉट वेल ड्रेस्ड. वो यूजुअली उस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, अनटचेबल्स को बिलोंग करने वाले जो लोग होते थे वो बहुत अच्छे से कपड़े नहीं पहनते थे बिकॉज दे वर पुअर. दे कैन नॉट अफोर्ड ड्रेसेस, है ना. बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. मोर ओवर वो वेल बिहेव्ड भी नहीं हो पाते थे बिकॉज उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था. अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, उनके साथ इल ट्रीटमेंट करेगी सोसाइटी, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी वेल बिहेव्ड. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये ट्रेट्स थे अनटचेबल्स के जिससे कि वो दूर से ही पहचान लिए जाते थे कि ये जरूर अनटचेबल्स होंगे, क्योंकि उनका कपड़ा पहनने का इस तरीके का जो तरीका है वो बहुत ही जो मतलब गलत तरीके से, गंदे तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, साफ कपड़े नहीं पहन रहे हैं. देन उनके बातचीत करने का तरीका, तो ये सब से वो पहचान लिए जाते थे और फिर पीपल अकॉर्डिंगली बिहेव करते थे. बट यहाँ जो हम देख रहे हैं अम्बेडकर के केस में, तो अम्बेडकर जो हैं जो बच्चे थे उनके साथ में सारे बच्चे बहुत ही कपड़े भी ढंग से पहने थे और बातें भी अच्छे से कर रहे थे. तो कोई भी उनको देख करके ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता था कि वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं. तो स्टेशन मास्टर जो थे वो उन्होंने उनसे उनका कास्ट पूछा. तो कई बार ऐसा भी होता है हमारी सोसाइटी में जो इल ट्रीटमेंट किया जाता है ना कास्ट, डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ, उसके कारण कई बार ऐसा भी होता है कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट होते हैं वो कई बार अपनी कास्ट को छुपा लेते हैं ताकि अगर मेरा रियल कास्ट जान जाएगा सामने वाला तो फिर वो अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा हमारे साथ. तो वो कई बार ऐसा भी होता है हमारी सोसाइटी में कि वो अपनी रियल कास्ट को छिपा के कुछ और कास्ट बता देते हैं. तो बट यहाँ तो ये बच्चे थे, इनको तो कुछ भी इस तरह के अंदाज़ा नहीं था. उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो महार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. तो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने जाना कि ये बच्चे महार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पूरा का पूरा उनका जो एक्सप्रेशन था
वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और उसके बाद वो फिर अपने वापस चले जाते हैं। बट बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि रात भी होने वाली है ना। तो अब बच्चों की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। अब उनके पापा न पापा आ रहे हैं, न पापा ने किसी को भेजा है। अब वो क्या करेंगे? अब तो स्टेशन मास्टर भी उनसे दूर चला गया। तो अब इनके लिए प्रॉब्लम जो थी वो बढ़ गई कि अब हम कैसे जाएंगे अपने घर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आधे घंटे के बाद, ये सब कुछ बातें होने के हाफ एन आवर के बाद, फिर जो स्टेशन मास्टर थे वो वापस आए बच्चों के पास एंड उनसे पूछा कि मतलब आप अब तुम लोग क्या करोगे, हाउ विल यू गो रीच कोरेगांव, क्या तुम सोच रहे हो? ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि अगर हमें कोई बुलक कार्ट मिल जाए, हायर कर ले हम बुलक कार्ट को, तो उस बुलक कार्ट पे बैठ के हम लोग कोरेगांव चले जाएंगे अपने आप, मतलब पहुंच जाएंगे। अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो हम वी कैन गो बाई बुलक कार्ट, बस हमें एक बुलक कार्ट हायर अगर हो जाए, हम कर लें तो ये काम हो जाएगा। ओके, तो और ये भी कहा कि अगर वो बहुत दूर नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कितनी दूर है क्या है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर बहुत फार नहीं है तो फिर हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं चलना, तो हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो और बहुत सारे बुलक कार्ट्स वहाँ पे थे भी उस समय। तो क्या बुलक कार्ट वॉज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट दैट टाइम। जैसे अभी हम भी जब भी हम स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, बहुत सारे टैक्सी लगे होते हैं, ऑटो रिक्शाज लगे होते हैं, साइकिल रिक्शा लगे होते हैं, इसीलिए। तो उसी तरह से उस समय वहाँ पे बहुत सारे बुलक कार्ट्स जो थे वो अप्लाई किए हुए थे कि भाई जिसको भी चलना हो वो उसको हायर करेंगे और वो उसको उसकी जगह पे पहुंचा देंगे। तो बच्चों ने यही सोचा कि वो बुलक कार्ट हायर करके चले जाएं। लेकिन स्टेशन मास्टर जो थे, अब वो तो जान गए थे कि ये बच्चे महार कम्युनिटी के हैं, है ना। और साथ साथ जो अगल बगल के वहाँ पर जो लोग थे वो भी देवर ऑल्सो न्यू कि ये बच्चे जो हैं महार कम्युनिटी के हैं। अब सब तरफ ये जो मतलब हल्ला हो गया था, जिसको हम कहते हैं ना हल्ला हो जाना, एवरीवन वाज नोइंग कि ये बच्चे महार कम्युनिटी के हैं। अब जो बुलक कार्ट वाले थे उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो किसी महार कम्युनिटी के बच्चे को अपने बुलक कार्ट पे नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अगर वो बुलक कार्ट पे बैठते हैं तो उनका बुलक कार्ट क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना। सो ये जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब इन बच्चों के सामने आई कि किस तरह से अब वो आगे प्रोसीड करें, क्योंकि बुलक कार्ट वाले कोई भी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो महार कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और ये इतना बड़ा स्टिग्मा वो अपने सिर पे नहीं ले सकते थे कि वो महार कम्युनिटी के बच्चों को ये इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, उनके कारण उनका गंदा हो जाता वो बुलक कार्ट, है ना। तो ये प्रॉब्लम आई। अब बच्चों ने क्या कहा कि वो डबल फेयर दे देंगे, जो भी फेयर होगा, अगर 10 रुपये फेयर है तो वो 20 रुपये देने के लिए तैयार थे, बट हमें पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, कई बार हमारा काम जब नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दें ताकि हमारा काम हो जाए। और कई बार क्या मोस्टली ये वर्क करता है, क्योंकि इंसान पैसे के लिए ही काम करता है। तो जब भी अगर हमारे सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम यही कहते हैं कि अच्छा तुम ज़्यादा ले लेना बट मेरा काम कर दो, है ना। तो बच्चों ने भी इसी तरह से सोचा कि डबल आप फेयर ले लो बट मुझे पहुंचा दो, हम लोगों को पहुंचा दो। बट उस पर भी कोई नहीं तैयार हुआ, कोई भी बुलक कार्ट वाले इसके लिए नहीं तैयार हुए, जबकि उनको डबल पैसा मिलने के लिए तैयार था। तो अब स्टेशन मास्टर जो थे वो निगोशिएट कर रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे बुलक कार्ट वालों के साथ कि किस तरह से मतलब किसी तरह से इन बच्चों को एक बुलक कार्ट मिल जाए जिससे कि वो उसमें बैठ के अपने पापा के पास पहुंच जाए। बट ये होना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमारी स्टोरी जो डॉक्टर अम्बेडकर की है उसका ये यहीं तक हम लोगों को पार्ट पढ़ना है। तो ये क्यों इसको पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यही समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ इस तरह की चीज़ें होती थी कि वो बच्चे अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड बच्चे थे। उनमें कहीं से भी कुछ भी कहा जाए जिसको कि गंदगी का कोई एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा था, न तो बिहेवियर में, न कपड़े में, न किसी भी चीज़ में।
वो पैसे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, इवन डबल पैसा देने के लिए तैयार हैं, फिर भी उनको लोग नहीं ले जा रहे हैं, अपने बुलेट कार्ट में नहीं बैठने दे रहे। तो ये कितना इंसल्टिंग हो सकता है। अगर हम अपने आप को उस जगह पे रख कर देखेंगे तो वी कैन इमेजिन कि ये सिचुएशन कितना हर्ट करेगा हमें, कितना पेनफुल होगा कि आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी बुराई है जिसके कारण हमारे साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है। लोग हमसे दूर भागते हैं, दे डोंट वांट टू टच अस। वो हमें उस जगह से पानी नहीं लेने देते हैं जहाँ से बाकी लोग लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा थी हमारी सोसाइटी में, आज भी हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आज हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो गई क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दिया है। आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय की जो प्रॉब्लम थी वो उसकी इंटेंसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और यही है डिस्क्रिमिनेशन, जिस डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। कैसे हमने देखा कि कास्ट के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को इस तरह से जो बहुत ही नॉर्मल फैसिलिटीज, जिसको हम कहेंगे बुलेट कार्ट हायर करना और उसमें बैठ के अपने जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंचना एक बहुत ही नॉर्मल टास्क है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता है। बट ऐसी कास्ट की जो इनइक्वालिटीज हैं वो उनको प्रिवेंट कर रही थी, है ना। दे वर नॉट एबल टू हायर द बुलेट कार्ट, उनको बुलेट कार्ट नहीं मिल रहा था जबकि उनके पास सब कुछ था। तो ये यही बता रहा है कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटी जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड थी और आज भी है ना। बार बार आई एम टेलिंग यू, बस वो कह रहे हैं ना कि डिग्री चेंज हो गई, जैसे उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब कम हो गया है। बट डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर। आज भी हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी नहीं है। कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, बट थोड़ा सा जो उसका इंटेंसिटी है वो कम हो गया है। इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है कि इंटेंसिटी कम हो गई है। और जैसे कि जो दलित्स होते हैं इनको दलित्स भी कहते हैं। देखो इनके बहुत सारे नाम जो दिया गया है, ये दलित नाम जो है ये इन्होंने खुद अपना नाम चुना है, ठीक है। they choose this name themselves. Dalit means downtrodden. Downtrodden means जिनको दबा दिया गया है, जिनको बढ़ने नहीं दिया गया। अगर किसी चीज को हम ऊपर से बहुत दबा देंगे तो क्या होगा, वो चीज का जो ग्रोथ हो सकता था वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो द सेम थिंग हैपेंड विद दिस कम्युनिटी। इस कम्युनिटी को दबा करके उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया गया, ठीक है। तो और इसी दलित कम्युनिटी को महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया था। हरि मीन्स गॉड, है ना, जो गॉड के पीपल हैं। तो एक तरह से महात्मा गांधी जो थे वो ही वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ इक्वालिटी, है ना। और महात्मा गांधी की सबसे बड़ी जो चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये थी कि ही बिलीव्ड कि हर काम जो है वो उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे हमारी सोसाइटी में जिस तरह का सिचुएशन था या आज भी है कि जो क्लीनलीनेस करने वाले लोग होते हैं उनको हम नीचे नज़र से देखते हैं, उनके काम को नीचे नज़र से देखा जाता है। और जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनका काम को बहुत अहमियत दी जाती है। तो ये गलत है। महात्मा गांधी ने हमेशा यही कहा कि हर काम जो होता है ना उसका सेम इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि अगर एक काम नहीं होगा, सपोज कोई क्लीनलीनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पर्सन, इफ ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी प्रॉब्लम में फंसेगी, है ना। तो उसके काम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही जो कुछ भी काम कर रहा है, अगर वो काम अपना नहीं करेगा तो उसके कारण हर किसी को प्रॉब्लम होगी। तो हर काम का इम्पोर्टेंस है और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। बट और इसीलिए उन्होंने इनको हरिजन का नाम दिया कि मतलब वो भगवान के दे आर द पीपल ऑफ द गॉड। जैसे बाकी लोग हैं जिनको हम अपर कास्ट कहते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी, उसी तरह से इस कास्ट के भी लोग को भगवान ने ही बनाया है। वी ऑल आर पीपल ऑफ गॉड। तो भगवान के बच्चे हैं हम, और हम सब क्या हैं, हम सब बराबर हैं। तो ये फीलिंग जो है
वो सही फीलिंग होती है, यही आइडिया सही होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे अम्बेडकर हैं, जिस तरह से अम्बेडकर के साथ जो कुछ भी हमने देखा, तो आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑल्सो व्हेन वी वर स्टार्टिंग द चैप्टर द स्टोरी, अम्बेडकर की स्टोरी जब हमने स्टार्ट की थी उस समय भी मैंने कहा था कि जिस अम्बेडकर के साथ इतना डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हुआ, वही अम्बेडकर आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाएं। उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कि उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया। वो महार कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनकी कम्युनिटी के लोगों को अनटचेबल माना जाता था, उनको गाँव में नहीं रहने दिया जाता था, बल्कि विलेज के बाहर, दे यूज टू लिव आउटसाइड द विलेज, वो विलेज में नहीं रह सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द विलेज, दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल और सेम हैंड पंप, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द स्कूल। तो इस तरह की चीज़ें थी। और डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England to become a lawyer। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग कर रहे हैं उस कम्युनिटी का होते हुए भी उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट किया, अपने कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया, और उसके बाद वो इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई करते हैं, लॉयर की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और न सिर्फ उन्होंने अपने लिए अचीवमेंट किया, बल्कि उन्होंने पूरी कम्युनिटी के लिए, ही वॉज द लीडर ऑफ हिज कम्युनिटी, उन्होंने पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया। इस बात का इनकरेजमेंट किया कि दलित के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना चाहिए, जब वो पढ़ेंगे तभी वो उस जो सिचुएशन है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उससे वो बाहर निकल पाएंगे, है ना। तो उन्होंने इस बात के लिए दलित्स को बहुत एनकरेज किया कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजना चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि दलित्स का जो काम है वो गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको मिलना चाहिए, उनको काम। और इसीलिए ये मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग भी सुनते होंगे ना कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी है। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो किसके लिए है? इन्हीं दलित्स के लिए है, जिनको हम दलित, जिनके बारे में हम ये सब देख रहे हैं कि जिनको इतने सारे इनइक्वालिटीज झेलने पड़े हैं, उनके लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो, या फिर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं ना, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक जैसे जो दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, उनके लिए थोड़े कम भी नंबर उनको आते हैं ना एग्जाम में, तो उनको मिल जाता है। ठीक है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए थोड़े कम भी नंबर अगर आए हैं एग्जाम में दलित कम्युनिटी के लोगों को, तो उनको एडमिशन मिल जाता है। या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको थोड़े से कम नंबर में भी उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाता है। वो गवर्नमेंट सेट करती है कि कितने कम मार्क्स में होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। और गवर्नमेंट, जब जॉब्स की बात आती है तो गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है। तो ये क्यों हम इस तरह का करते हैं कि उनको थोड़े कम भी नंबर आ रहे हैं तो हम उनको एडमिशन दे रहे हैं, या फिर उनको थोड़े कम भी नंबर आ रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत सताया गया है ना। हमारी सोसाइटी ने उनके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट किया है। उनको गांव के अंदर नहीं घुसने दिया, उनको स्कूलों के अंदर नहीं घुसने दिया, उनको पूजा तक नहीं करने दी जाती थी, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो ये सब जो सिचुएशन था, उससे क्या हुआ, उनका जो ग्रोथ है ना वो पूरी तरह से रुक गया। मेंटल ग्रोथ तो रुक ही जाएगा ना, जब हम कोई स्कूल जाने को नहीं मिलेगा, जब हमें और लोगों के साथ घुलने मिलने नहीं दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा मेंटल ग्रोथ रुक जाएगा। तो अब वो जो पिछड़ गए ना, वो हमसे जो बाकी के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनसे वो पीछे हो गए। तो उनको साथ लाने के लिए, है ना, उनको कैसे साथ लाया जाए, इसके लिए ये गवर्नमेंट जो है हमारी ये इस तरह की पॉलिसी अपनाई कि थोड़े से कम नंबर भी आ रहे हैं तो उनको एंट्री मिल जाती है। और ये सही है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये सब कुछ हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आज भी उनकी कंडीशन बहुत खराब होती। आज उनकी कंडीशन अगर इम्प्रूव कर रही है तो इसी कारण कर रही है। ठीक है, और इसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने हमेशा ही अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया कि कैसे कम्युनिटी की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे इस तरह के प्रोविजंस आए। सिर्फ एक अंबेडकर का ही नहीं कहना था, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो बाकी लीडर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस,
दे आर द डाउन ट्रोडन पीपल, है ना, वो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है हमारा, तो उनको साथ लाने के लिए हमें कुछ स्पेशल एफर्ट करने होंगे, है ना। तो ये हुआ। फिर अंबेडकर ने इनके लिए एक जैसे टेम्पल में जो घुसना इनको अलाउड नहीं था, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, तो इसके लिए उन्होंने टेम्पल मूवमेंट भी चलाया कि क्यों नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आखिर हम भी इंसान है ना, तो हमें भी पूजा करने का हक है, हमें भी वर्शिप करने का राइट है, तो हमें मंदिर के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने टेम्पल मूवमेंट्स भी किए थे, जिससे जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था, है ना। और उसके बाद अंबेडकर जो थे वो बाद में उन्होंने क्या किया कि वो बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो गए थे, हिंदुइज्म छोड़ करके ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। एंड क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है कि सबको इक्वल माना जाता है। वी हैव रेड अबाउट गौतम बुद्धा ना, गौतम बुद्धा की हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा है कि गौतम बुद्धा बिलीव्ड इन इक्वालिटी, वो कभी भी इस तरह का इल ट्रीटमेंट को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। उनका तो यही कहना था कि हमें एनिमल्स के साथ भी, मतलब इंसान को तो करना ही चाहिए, बट एनिमल्स के साथ भी हमें काइंड होना चाहिए। तो इंसान के साथ तो वो हमेशा ये कहते थे कि एकदम बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसी इक्वालिटी के कारण अंबेडकर ने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था, हिंदुइज्म को छोड़ दिया था। और वो हमेशा से ही अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उसको आगे लाने के लिए, है ना। तो जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो इक्वालिटी पर बेस्ड हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि कुछ लोग हैं कास्ट के बेसिस पे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कुछ लोगों को बिल्कुल ही दबा दिया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ है हमारी सोसाइटी में, है ना, पीछे ऐसा हुआ है, और इसी कारण अब हम उस भूल को क्या करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। और इसीलिए इनको हमारी गवर्नमेंट ने तरह तरह के जो फैसिलिटीज़ देती है, रिजर्वेशन पॉलिसी जिसमें से एक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ इसको अडॉप्ट किया गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो कब बना, जब हमको आज़ादी मिल गई थी, मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए ना 15 अगस्त को, उसके पहले ही से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो सिचुएशंस थे तो वो पता चल गया था कि इंडिया को आज़ादी मिलने वाली है ना। तो 1946 के दिसंबर से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया था। और जब हमारे हम जब ब्रिटिश रूल में थे तो वो जो ब्रिटिश रूल था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ब्रिटिश रूल अच्छा रूल नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। और किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो जैसे कि जो ब्रिटिश हैं उनके साथ अलग बिहेवियर होता था, जो इंडियंस हैं उनके साथ अलग बिहेवियर होता था। तो जो ब्रिटिश रूल के अंदर हम थे उसमें हम लोगों ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई की। और ये जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई थी उसका मेन पर्पस था क्या, कि ब्रिटिश रूल को एंड करना। इंडिया में किसका रूल होना चाहिए, इंडियंस का रूल होना चाहिए। बाहर देश के लोग आकर के, जैसे ब्रिटेन से लोग आकर, इंग्लैंड से लोग आकर हम पर रूल कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इनका यही कहना था कि जो हमने स्ट्रगल किया, फ्रीडम मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, उस फ्रीडम मूवमेंट से में हम फ्रीडम चाहते थे, फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। बाहर का रूल हमें नहीं चाहिए, हमें अपना रूल चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो लड़ाई थी वो इक्वालिटी के लिए भी थी, कि हम चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर अब किसी भी तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो, बल्कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। और हमारी सोसाइटी में हम देखेंगे कि ये सिर्फ दलित ही नहीं थे जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, इसके अलावे भी कुछ और लोग थे जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था। लाइक दलित्स के अलावे ट्राइबल्स भी थे, ठीक है। ट्राइबल्स कौन होते हैं, ट्राइबल्स वो होते हैं ना जो कि ओरिजिनल पीपल। जब सिविलाइजेशन बहुत एडवांस नहीं हुआ था तो क्या होता था, इंसान
जब स्टार्ट हुआ इंसान की ज़िंदगी जब स्टार्ट हुई, बिल्कुल एंशियंट टाइम में हम चले जाएंगे। पैलियोलिथिक टाइम हमने पढ़ा है ना हिस्ट्री में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो अगर हम उस पीरियड को देखेंगे तो उस समय लोग कैसे रहते थे? पीपल यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, है ना, और फॉरेस्ट में रहते थे। न तो उनको मतलब घर होता था, न तो वो खाना प्रॉपर वे में बना के खाते थे, न कपड़े आज की तरह पहनते थे। वो बिल्कुल फॉरेस्ट से ही उनके सारे नीड्स पूरे होते थे, वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ? सिविलाइजेशन आता गया। धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा, रियरिंग ऑफ एनिमल्स सीखा, धीरे धीरे घर बनने लगे, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। हाँ, हम लोगों ने ये सब पढ़ा है ना हिस्ट्री में। तो जब सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा तो लोग क्या कहिए, मूव करने लगे, वो फॉरेस्ट छोड़ करके फिर शहर वहर में रहने लगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसा भी हुआ जब लोग फॉरेस्ट को छोड़ के शहर की तरफ आने लगे, शहर या गांव या एक अपना दूसरा लाइफ जो कि फॉरेस्ट लाइफ से डिफरेंट था, जब उसमें रहने लगे तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं हटे, जो फॉरेस्ट में ही रह गए। ठीक है, फॉरेस्ट से वो बाहर नहीं आए। हालांकि सिविलाइजेशन डेवलप हो गया, वो चाहते तो वो भी फॉरेस्ट छोड़ करके आ सकते थे, गांव में रह सकते थे, शहरों में रह सकते थे, बट वो उन्होंने फॉरेस्ट को नहीं छोड़ा, वो फॉरेस्ट में ही रह गए। और वही लोग जो हैं उन्हीं को हम ट्राइबल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि ओरिजिनली दे आर द ओरिजिनल पीपल। हम लोग तो माइग्रेट होकर के शहर आ गए, गांव में, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, बहुत बहुत पुराने जो एंसेस्टर्स हमारे थे, वो तो वो भी विलेज में ही थे, वो भी फॉरेस्ट में ही थे, है ना। हम सबका जो जन्म हुआ है वो तो एक ही जगह से हुआ है ना। हम सब के जो एंसेस्टर्स थे, बहुत पुराने एंसेस्टर्स, वो सब फॉरेस्ट में ही रहते थे। धीरे धीरे कुछ लोग आ गए दूसरी जगहों पे, विलेज में आ गए, शहरों में आ गए, बट कुछ लोग वहीं विलेज में, वो फॉरेस्ट में रह गए, तो उनको ही हम ट्राइबल्स कहते हैं। ठीक है, तो दलित्स के साथ भी खराब बिहेवियर होता था, ट्राइबल्स के साथ भी खराब बिहेवियर होता था। इसके अलावे वुमेन, जो हमारी सोसाइटी में जो वुमेन है, उनके साथ भी इल ट्रीटमेंट होता था। उनको कमजोर माना जाता है ना। कई बार इस तरह की बातें तुम लोग सुनते होगे, जानते होगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि औरतें कमज़ोर होती हैं, उनको सारे राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। देन पेजेंट्स, जो पेजेंट्स हैं उनके साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था उनको, क्योंकि वो पुअर होते हैं। ज़्यादातर जो पेजेंट्स हमारे कंट्री में हैं वो छोटे फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर, मिडिल फार्मर, ये भी आपने पढ़ा है सिविक्स में, है ना। रूरल, जब हमने आगे रूरल लाइवलीहुड किया है तो उसमें ये सब कुछ है। तो ये जो है, ये सोसाइटी के ऐसे ग्रुप हैं जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था और आज भी हो रहा है, बट कम हो रहा है। ठीक है, तो हम किस समय की बात कर रहे हैं? जब हम ब्रिटिश रूल में थे। तो ब्रिटिश रूल में हम, एक तो लड़ाई हमारी ब्रिटिश से चल रही थी कि ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए, हमें अपना रूल होना चाहिए, हमारा फ्रीडम हमें चाहिए, ब्रिटिश रूल से हमें फ्रीडम चाहिए, है ना। वी वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, बट एट द सेम टाइम वी वांटेड आल्सो फ्रीडम फ्रॉम इनइक्वालिटी। जिस तरह की इनइक्वालिटी सोसाइटी में थी, लोग उसके अगेंस्ट भी लड़ रहे थे। तो हमारा फ्रीडम मूवमेंट एक साथ दो लड़ाई लड़ रहा था, एक तो कि ब्रिटिश रूल नहीं हो और दूसरा कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी हो, है ना। और बहुत सारे ऐसे, जैसे दलित्स को ही हमने देखा कि दलित जो थे वो भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, मूवमेंट्स किए, टेम्पल मूवमेंट किए, है ना। इसी तरह से जो वुमेन थी उन्होंने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। दे ऑल्सो टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड दे ऑल्सो डिमांडेड कि उनको इक्वल राइट्स होने चाहिए, उन्हें भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए, उन्हें भी सारे राइट्स वैसे ही मिलने चाहिए जैसे कि मैन को मिले हुए हैं। ऐसे ही जब फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था, जो तो उस एट दैट टाइम जो हमारे पीजेंट्स थे, जो हमारे ट्राइबल्स थे, उन्होंने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए जो कि पेजेंट्स ने ही जिसको स्टार्ट किया, है ना। तो ट्राइबल्स और पेजेंट्स थे, इनकी ये नहीं कि दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बट एट द सेम टाइम उनकी जो लड़ाई थी वो अपनी सोसाइटी के लोगों से भी थी। लाइक जो मनी लेंडर्स होते थे वो उनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते थे,
हमने ये भी पढ़ा है ना, रूरल लाइवलीहुड जब हमने देखा तो देखा ना कैसे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो ऐसे लोगों से लोन ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम उस समय भी थी, है ना। तो ये जो लड़ाई थी वो इसके अगेंस्ट भी लड़ रहे थे, तो एक साथ दोनों लड़ाई चल रही थी, जिसको कि हम कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज। और उसके बाद हमको आज़ादी मिल जाती है 1947 में, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस तो थी पहले ही, मैंने बताया ना 1946 के दिसंबर से ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर कब तैयार हुआ, 1950 के 26 जनवरी को, जिसको हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास।